स्टार्ट। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है। मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से जो टॉपिक आपके रिलेवेंट है वो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक रिलेवेंट है, कहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी देशी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, अब एक चीज आपको पता है कि सबसे पहला यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, देशी रियासतों के एकीकरण में समस्या क्या है। आपको सभी को पता है ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने, उनके जो सचिव सेक्रेटरी थे, उनके योगदान से ये किया गया, चूंकि गृह मंत्रालय पटेल के अंडर में था। ठीक, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा ये समझिए। दो क्वेश्चन आपका बन सकता है, या तो प्रोसीजर पूछेगा कि प्रशासनिक एकीकरण कैसे किया गया, या प्रशासनिक एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को पूछेगा। बात एकदम सेम है, वही है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि देशी रियासतों के एकीकरण के समक्ष चुनौतियां क्या क्या थी। ठीक है, यानी जब देशी रियासतों का एकीकरण होना था तो उस समय चुनौतियां क्या थी, जो है किन चुनौतियों का सामना हिंदुस्तान कर रहा था, यानी क्या उसके समक्ष जो है समस्याएं थी। ठीक है, अब आपको ये पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत जो भारत पाकिस्तान दो नेशन बने, दो डोमिनियन स्टेट बनते हैं। ठीक है, दोनों के बनने के बाद भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी, ठीक है, उन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती क्या थे? देशी रियासतों का एकीकरण किया जाए, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान जिस माउंटबेटन प्लान के बेस पर बना उसमें एक प्रपोजल ये भी था कि जो देशी रियासतें हैं वो दोनों में से किसी एक के साथ जा सकती हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी क्या थी? चुनौती थी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी क्या थी? चुनौती थी। तो सबसे पहले यहां पे आप पहले एक क्वेश्चन जो बनेगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बन जाए कि देशी रियासतों, देशी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बने देशी रियासतों के एकीकरण में, देशी रियासतों के एकीकरण में उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा करें। उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा करें। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन है। तो अब इसमें आपको क्या पता है, कैसे बताना है इसको जो है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि जो भारत है, आजाद भारत की कंडीशन क्या थी, आजाद भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो चुनौती इसमें आपको बतानी होगी, ठीक है, आपको ये बताना होगा कि पहले तो आपको बताना होगा कि आजाद भारत जो है, आजाद भारत जो था उसमें अंग्रेजों ने जिस भारत को सौंपा हिंदुस्तान को, वो स्टेट, वो क्षेत्र थे जो उनके अधीन थे डायरेक्ट। जैसे आपने देखा होगा कि 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। और वो 11 प्रांत कौन थे? वो 11 प्रांत वो थे जिन पे ब्रिटिश सरकार का क्या था? शासन था। तो ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान को जो क्षेत्र सौंपेगी वो सौंपेगी जो उसके अधीन थे। ठीक है, तो आजाद भारत से पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र एवं देशी रियासतें अस्तित्व में थी। ये दोनों क्या थी? अस्तित्व में थी। अब हमें जो क्षेत्र दिया गया,
ठीक है, उसमें जो ब्रिटिश सरकार के अधीन क्षेत्र था वो क्षेत्र हमें हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन जो देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों को फ्री रहने या दोनों स्टेट के साथ स्वतंत्र रूप से जाने का जो अधिकार दिया गया, ये अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए क्या बना, एक चुनौती बना। ठीक है, ये भारत के लिए क्या बना, एक चुनौती बना। ठीक है, अब यहां पे जो सबसे पहली बात मैंने ये बताया, ठीक है, दूसरा आप यहां पे बताएंगे कि माउंटबेटन प्लान में, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, एकदम डायरेक्ट उन्हीं पॉइंट पे बात करूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, एकदम सटीक बात करूंगा। माउंटबेटन प्लान में देशी रियासतों को स्वतंत्र बने रहने एवं भारत या पाकिस्तान किसी के भी साथ विलय की स्वतंत्रता थी। ठीक है, विलय की क्या थी, स्वतंत्रता थी। एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आप देशी रियासतों को आपने क्या किया, आपने इस बात के लिए उनको फ्रीडम दे दिया कि आप किसी भी नेशन के साथ, किसी भी डोमिनियन स्टेट के साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, आप विलय कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था। ठीक, दूसरा जो सबसे बड़ा, तीसरा जो है उसमें ये था कि भारत के अंदर ऐसी देसी रियासतें जिनका नेतृत्व मुस्लिमों के हाथ में था, तो ये भी एक चुनौती थी, क्योंकि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था। तो जो मुस्लिम लीडरशिप वाली देसी रियासतें थी वो कहां जाना चाहती थी, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, जैसे भोपाल, जैसे हैदराबाद, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे भोपाल और हैदराबाद, भोपाल एवं हैदराबाद। ठीक है, ये आप यहां पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ये भी एक समस्या थी कि जो मुस्लिम लीडर थे या जिन देशी रियासतों के शासक मुस्लिम लीडर्स थे, वो देशी रियासतें पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहती थी, जैसे हैदराबाद, भोपाल। और ये उस समय भारत के लिए एक सबसे बड़ी क्या थी, समस्या थी। अगर ये रियासतें पाकिस्तान के साथ विलय करती तो भारत के लिए सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा क्या हो जाता, खतरा उत्पन्न हो जाता। ठीक है, और दूसरा खतरा भारत के लिए यह भी था कि चूंकि उस समय कोल्ड वार की स्थिति चल रही थी, शीतकालीन युद्ध चल रहा था, तो साम्यवाद या पूंजीवाद दोनों में से कोई न कोई एक जो है इन रियासतों से अपना गठबंधन करके भारत के अंदर उस विचारधारा को स्टेब्लिश कर सकते थे। जबकि भारत की विदेश नीति जो है वो तटस्थ रहने वाली थी, यानी एक स्वतंत्र विदेश नीति का नेतृत्व भारत करना चाहता था, जो आजाद हिंदुस्तान के लिए जरूरी था। तो दो तरह की समस्याएं होती अगर ये मुस्लिम रियासतों के नेतृत्व वाले जो है अगर वो बनाए रखते जो है, समझ गए नहीं। अब तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी, तीसरी समस्या ये थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर सांप्रदायिकता के आधार पर आजाद भारत का ध्रुवीकरण होना, आजाद भारत का ध्रुवीकरण प्रारंभ होना, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। जैसे एग्जाम्पल आप दीजिए यहां पे, जैसे बीकानेर, पटियाला और जूनागढ़। ठीक है, शायद जूनागढ़ उसमें नहीं था। ये रियासतें जो है
हिंदू रियासतों को अपने साथ कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो है आपके हैदराबाद और भोपाल, ये रियासतें जो है मुस्लिम रियासतों को अपनी तरफ कर रही थी। तो यहां पर एक बार फिर से ध्रुवीकरण हो रहा था हिंदुस्तान के अंदर। इसे रोकना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ठीक है, कि जो मुस्लिम लीडर्स देशी रियासतों के थे वो सभी कुछ रियासतों को अपनी तरफ जो है करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है जो हिंदू रियासतें थी या हिंदू रियासतों के कुछ लीडर्स जो है वो अपनी तरफ इसे करने के लिए कोशिश कर रहे थे। बात समझ रहे हैं? इसके अतिरिक्त जो है चौथा जो कारण होगा वो आप कह सकते हैं कि देशी रियासतें अपनी स्वायत्तता बनाए रखना चाहती थी, अपनी स्वायत्तता बनाए रखना चाहती थी। ये भी एक बनाए रखना चाहती थी। और आप इसीलिए आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे भोपाल, हैदराबाद, इन दोनों के जो लीडर्स थे जो है उन्होंने क्या किया था, संविधान सभा में शामिल नहीं हुए या संविधान सभा में शामिल होने से क्या किया था, इनकार कर दिया था। हैदराबाद के निजाम जो है स्वतंत्रता के लिए कहीं न कहीं जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में क्या हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। ठीक है, कहीं न कहीं पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि देशी रियासतें अपनी स्वायत्तता बनाए रखना चाहती थी और इसीलिए आपकी कुछ रियासतें जैसे त्रावणकोर, ठीक है, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, ये रियासतें जो है अपनी स्वतंत्रता को क्या की, बनाए रखे। यानी इन्होंने विलय से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और जब इन्होंने विलय से इनकार कर दिया जो है तो अब पटेल के लिए जो है एक बड़ी समस्या यहां पे क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। ठीक है, कहा जाता है हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर जैसे राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होने में चुनौतियों और विवादों का क्या करना पड़ रहा था, सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, जैसे हैदराबाद में लीडर जो है भले ही क्या थे, मुस्लिम्स थे, लेकिन वहां हिंदू बहुसंख्यक भी थे। ठीक है, और राष्ट्रवादी भावना जो है वो चूंकि इस समय चरम पे थी और उसी भावना के आधार पर देश आजाद हुआ था। ठीक है, इसलिए इन नेताओं को भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि जो लोग देश की आजादी के लिए लड़े राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रीय आंदोलन में, अब वो किसी राजा या किसी रियासत के साथ नहीं जाना चाहते थे, अब वो सीधे भारत के साथ जाना चाहते थे। और यही एकीकरण में क्या हुआ, आसानी हुआ। इसी से पटेल को भी एकीकरण करने में क्या हुई, आसानी हुई। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप यहां पे देख सकते हैं कि क्या चुनौतियां इन लोगों को देखनी पड़ी या क्या चुनौतियां जो है वो उत्पन्न थी। ठीक है, देशी रियासतों के एकीकरण में किस तरह की चुनौतियों का सामना जो है करना पड़ता है। ठीक है, एक सबसे बड़ी समस्या ये थी देशी रियासतों के एकीकरण में, जो 5वें नंबर पे होगी और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है, कि माउंटबेटन प्लान में रियासतों के विलय के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता जनता को न देकर राजाओं को दिया गया। अब देखिए, यह भी एक बड़ी समस्या थी। अगर ये अधिकार जनता को दिया गया होता तो जनता तुरंत भारत के नाम पर भारत के साथ आ जाती, हो सकता था तब भारत का विभाजन भी न होता। लेकिन यहां पर
कहीं न कहीं राजाओं को या देशी रियासतों के शासकों को जो है ये अधिकार देना भारत के एकीकरण के लिए क्या हुआ, एक समस्या उत्पन्न हुआ। ठीक है, भारत के एकीकरण के लिए क्या हुआ, एक समस्या उत्पन्न हुआ। थैंक यू बेटा। भाई जनता तो उसमें राष्ट्रवादी मानसिकता से प्रेरित थी। अगर जनता को अधिकार होता तो जनता कब का विलय कर चुकी होती। ठीक है, अगली जो समस्या थी वो थी प्रादेशिक सीमाओं की, प्रादेशिक सीमाओं का निर्धारण। एक्चुअली क्या था, जब राजाओं महाराजाओं का शासन था तो राजा महाराजा आपस में लड़ा करते थे, आपस में भी एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करते रहते थे। ऐसे में जब आजाद हिंदुस्तान बनना हुआ तो देशी रियासतों के संदर्भ में उनके राज्य की सीमाओं को तय करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो क्षेत्र जबरदस्ती किसी देशी रियासत के राजा द्वारा जीते गए थे वहां की जनता उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, वो अपने दूसरे राज्य के साथ जाना चाहती थी। तो यह भी एक बड़ी समस्या थी कि कैसे इस विवाद को क्या किया जाए, सुलझाया जाए। ठीक है, कैसे इस विवाद को क्या किया जाए, सुलझाया जाए, यानी प्रादेशिक सीमाओं का जो विवाद है, ठीक है, उसे कैसे तय किया जाए। ठीक है, कि भाई कौन सा क्षेत्र जो है पर्टिकुलर रूप में जो है किसी राजा के अधीन आता है, यानी एक विशेष क्षेत्र जो है देशी रियासतों का पहले तो फिक्स था नहीं। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा आपस में लड़के एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन करते रहे। लेकिन जब बात विलय की आई तो विलय के समय यह तय करना कि किसी रियासत का जो मूल क्षेत्र है वो कितना है। ठीक है, और उसका फिर विलय कैसे किया जाए। ठीक है, फिर उसका विलय कैसे किया जाए। दूसरा जो है मुस्लिम लीग का जो विरोध है वो भी था। मुस्लिम लीग का जो विरोध है, भारत में जो मुस्लिम रियासतें भारत के साथ न रह के पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी और पाकिस्तान का उनको समर्थन देना, वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी। तो ये 6 से 7 पॉइंट आप इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं जो है कि मुस्लिम लीग का भारत के उन रियासतों को समर्थन देना, भारत के उन रियासतों को समर्थन देना जो भारत के प्रति विद्रोही थे, जो भारत के प्रति विद्रोही थी। जैसे जूनागढ़ का डायरेक्ट जिन्ना से बात चल रहा था, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जैसे जूनागढ़। ठीक है, जैसे जूनागढ़। तो आप इतने पॉइंट आप दिखा सकते हैं इसमें जो है देशी रियासतों के जो है विलय में। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके विलय की प्रक्रिया क्या रही उसको समझते हैं। ठीक है, कि विलय की प्रक्रिया क्या रही। आप जानते हैं आजाद हिंदुस्तान के बाद जो है पंडित नेहरू की लीडरशिप में अंतरिम सरकार का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, और जो छोटी छोटी देशी रियासतें थी जो है उनके विरुद्ध जो है आजाद भारत सरकार ने एक कड़ा रुख क्या किया, अपनाया। ठीक है, एक कड़ा रुख जो है उन्होंने क्या किया, अपनाया। चलिए देखते हैं कौन सा रुख भारत सरकार ने अपनाया। देखिए, आजाद भारत जो था, आजाद भारत में टोटल कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें, 565 रियासतें। ठीक है, अब इसमें से जो है 39 रियासतें जो है वो किसके साथ चली गई, पाकिस्तान के साथ। 39 रियासत पाकिस्तान के साथ गई। ठीक है, बची जो है आपकी कितनी, तो जो भी बच गई हो 35 यानी 526, तो ये भारत के पास रह गई। अब इसमें से बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो है जो कहीं न कहीं भारत में विलय नहीं करना चाहती थी। ठीक है, अब आपको पता है कि भारत के विलय में
कुछ आसानी इस वजह से हो रही थी क्योंकि देश की आजादी में जो नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां जो थी, जो राष्ट्रवादी भावना थी, उसने देश की आजादी में एक बड़ा मोड़ जो है एक कहीं न कहीं अपना रोल अदा किया था। ठीक है, और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने जब एकीकरण का लीडरशिप अपने हाथों में लिया तो उन्होंने उसी राष्ट्रवादी भावना के आधार पर ये कहा कि 15 अगस्त 1947 तक सभी रियासतें, इन्होंने कहा कि अगर इस डेट तक जो है, इन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 तक जो रियासतें स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करती हैं, स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करती हैं, उनके प्रीवी पर्स को नहीं, प्रीवी पर्स की बात यहां नहीं थी, करती हैं 15 अगस्त 1947 तक जो रियासतें स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करती हैं उनके सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार का होगा। सुरक्षा का दायित्व किसका होगा? भारत सरकार का होगा, भारत सरकार का होगा। और उन्हें केवल 3 चीजें, उन्हें सुरक्षा, संचार, विदेश और वित्त मामले, विदेश और वित्त मामले केवल हमें देना होगा। अब देखिए यहां पर बहुत ही दिमाग लगाया सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने स्टील एग्रीमेंट जो बनाया 15 अगस्त 1947 से पहले, वो स्टील एग्रीमेंट यदि कोई देशी रियासत सिग्नेचर करती है उस पे, तो उसके वही अधिकार केवल भारत सरकार के पास आ जाएंगे जो पहले गवर्नर जनरल परिषद के पास हुआ करते थे, जैसे फाइनेंस, संचार, डिफेंस, ठीक है, विदेश मामले। ये जो 3-4 अधिकार इन देशी रियासतों के भारत में रहते हुए भी इनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता होने के बावजूद इन पे डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का अधिकार या ब्रिटिश कंपनी का अधिकार नहीं होता था, फिर भी इनके ये 4 अधिकार जो है, 3 अधिकार वो गवर्नर जनरल की परिषद के पास होते थे। तो पटेल ने दिमाग लगाया कि यदि पहले हम इनके उन अधिकारों को हैंडओवर करने को कहें जो कभी गवर्नर जनरल के पास थे, तो शायद इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने अनाउंस किया और धमकी के साथ अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रीवी काउंसिल, अगर आप स्टील एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो फिर आपके राज्य में यदि कोई विद्रोह होता है, यदि कोई विपदा आती है, ठीक है, उसके लिए फिर हम रिस्पांसिबल, उत्तरदायी नहीं होंगे। तो देशी रियासतों को यह पता था कि कंपनी तो भारत से जा रही है और हमारे राज्य में जो राष्ट्रवादी मानसिकता पनप चुकी है लोगों के बीच में, वो कहीं न कहीं समस्या पैदा करेगी। चाहे वो सांप्रदायिक दंगों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, चूंकि दंगा चल रहा था। ऐसे में अगर भारत सरकार सेना नहीं देगी तो फिर हम अपने समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत हद तक जो है देशी रियासतें स्टील एग्रीमेंट पे क्या कर देती हैं? सिग्नेचर कर देती हैं। स्टील एग्रीमेंट पर उन्होंने क्या किया? सिग्नेचर कर दिया। ठीक, दूसरा जो इन्होंने बनाया, जो अब इसके बाद आप जानते हैं कि यहां पे जो है केवल कुछ रियासतों ने सिग्नेचर नहीं किया, जैसे हैदराबाद ने नहीं किया, जैसे त्रावणकोर ने नहीं किया, जैसे भोपाल ने नहीं किया, जैसे आपके कश्मीर ने नहीं किया, मणिपुर ने नहीं किया, जूनागढ़ ने नहीं किया। ये रियासतें जो है इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर यानी
यानी वहां पर स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए, स्टील एग्रीमेंट पर इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। फिर पंडित नेहरू ने इनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके लिए एक दूसरा प्रावधान क्या किया, लागू किया। ठीक है, देखो सरकार उस समय कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी। ठीक है, जो ऐसे क्षेत्र थे जहां उनको ये लग रहा था कि क्षेत्रीय विविधताएं अधिक हैं, ठीक है, जहां पर क्षेत्रीय समस्याएं या क्षेत्रीय मांगे अधिक हैं, उनके प्रति भारत सरकार थोड़ा लचीलापन अपनाने को तैयार थी। जैसे मणिपुर, ठीक है, जैसे हैदराबाद के कुछ क्षेत्र थे, ठीक है, उनके प्रति जो है वो लचीलापन अपनाने को क्या थी, तैयार थी। लेकिन यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक और स्टेप लिया। उन्होंने जो विलय पत्र बनाया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो विलय पत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जब इसका प्रपोजल जो है उन्होंने आजादी के बाद इसको रखा, ये प्रपोजल उन्होंने आजादी के बाद रखा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने रखा। ठीक है, अब यहां पे जो है, अब यहां पे आप जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पंडित नेहरू ने जब ये प्रपोजल रखा कि भाई विलय पत्र पे हस्ताक्षर यदि जो इसमें से कर देगा, हम उसके प्रीवी पर्स को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा प्रीवी पर्स की अनुमति होगी यदि यहां पर जो सिग्नेचर करेगा। तो प्रीवी पर्स की अनुमति का क्या मतलब है, प्रीवी पर्स का मतलब है राजा आप बने रहोगे, आपकी उपाधियां आपके पास बनी रहेंगी, जो आपको टाइटल्स अभी तक मिले हैं, उत्तराधिकारी चयन करने की, उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार आपके पास रहेगा, उत्तराधिकारी चुनने यानी आप अपना युवराज चुन सकते हैं। आपकी जो राज्य की व्यक्तिगत संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति वो आपकी अपनी बनी रहेगी, प्लस 8.5% समथिंग जो है राज्य की आय भी आपको दी जाएगी। ठीक है, ये सारे अधिकार जो है ठीक आपके बने रहेंगे। ये क्या है, ये प्रीवी पर्स है। यानी जब पटेल ने ये कहा कि यदि आप में से जो लोगों ने स्टील एग्रीमेंट पे सिग्नेचर नहीं किया है, यदि आप में से जो है आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम आपके कुछ अधिकारों को बनाए रख सकते हैं। और जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो यहां पर भोपाल और त्रावणकोर ने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया। भोपाल और त्रावणकोर ने क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। अब बच्चे आपके 3, मणिपुर का तो बहुत बाद हुआ, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जूनागढ़ ने भी कर दिया, जूनागढ़ कश्मीर और हैदराबाद। तो जूनागढ़ कश्मीर और हैदराबाद के लिए जो है यहां पे अलग से जो है प्रपोजल्स चलाए गए। ठीक है, अलग से जो है कार्रवाई की गई और उनका विलय कैसे किया गया वो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको उसका एक बार वो बता देता हूं। देखिए, कहते हैं जूनागढ़ की जहां तक बात है तो जूनागढ़ की डायरेक्ट जो है जिन्ना से वार्ता चल रही थी विलय की, लेकिन जूनागढ़ के जो नवाब थे उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां की बहुसंख्यक जनसंख्या जो थी वो क्या थी, हिंदू थी। ठीक है, और हिंदू होने की वजह से जो है उन पे एक बहुत बड़ा क्या था, दबाव था। ठीक है, कहते हैं कि जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में अपना विलय कर भी लिया था एक तरह से जो है, और अगर ये विलय संभव हो जाता तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्या होती, सामरिक समस्या होती। लेकिन जब जनता को इस बात का पता चला तो जनता ने जूनागढ़ में क्या किया, अशांति फैला दी और वहां पे नाकेबंदी होना क्या हुई, शुरू हुई। कहते हैं कि एक अस्थायी सरकार का गठन जूनागढ़ में कर दिया गया और 1948 में सरदार पटेल ने डायरेक्ट, कहा जाता है कि वहां के एक दीवान थे, दीवान जिनका नाम मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा है, दीवान साहब ने डायरेक्ट जो है पटेल से क्या किया,
वार्ता की और पटेल से रिक्वेस्ट किया उन्होंने इंटरफियर करने के लिए, और पटेल ने तुरंत दबाव बनाया, और दबाव बनाने के बाद जूनागढ़ में क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ की रियासत का क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। तो जूनागढ़ रियासत का जो विलय हुआ वो कैसे हुआ, जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ। दूसरी जो आपकी हैदराबाद रियासत है, हैदराबाद जो रियासत है, वहां के जो निजाम थे, निजाम ने रजाकारों के माध्यम से वहां पे क्या किया, हिंसा कराना शुरू किया। ठीक है, वहां के जो लोग जो है, जो भारत के साथ जो है संवेदना दिखा रहे थे, उनको दबाने के लिए हैदराबाद में रजाकारों के द्वारा जो है वहां पे आक्रमण कराए गए। ठीक है, अब यहां पर पंडित साहब के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने आर्मी की कार्रवाई किया, सीधे डायरेक्ट जो है पुलिसिया कार्रवाई किया, और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जो है उन्होंने हैदराबाद का क्या किया, विलय किया। जैसे 48 में जूनागढ़ का विलय हुआ, वैसे ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करके उन्होंने क्या किया, आपके हैदराबाद का भी विलय कर लिया। अब रही बात कश्मीर की, कश्मीर के संदर्भ में आपको सभी को पता है वहां के राजा हरि सिंह थे, जनता जो है वहां की क्या थी, हिंदू थी। अब राजा हरि सिंह के समक्ष जो है, राजा हरि सिंह शुरू में स्वतंत्र रहना चाहते थे। ठीक है, अब राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, बात यह भी सही है, लेकिन चूंकि बगल में पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान ने अपने कबायलियों के माध्यम से इनके ऊपर क्या किया, आक्रमण कराया। तो हरि सिंह जो है भाग के आते हैं किसके पास, पंडित नेहरू के पास। पंडित नेहरू ने उनसे कहा कि भाई देखिए, हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप विलय पत्र पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या करिए, हस्ताक्षर करिए, क्योंकि जब तक आप विलय नहीं करते हैं तब तक हमारी विदेश नीति के तहत, चूंकि हमारी विदेश नीति का मतलब है कि हम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम अपनी सुरक्षा में आक्रमण कर सकते हैं, अपने डिफेंस में आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पहल नहीं कर सकते। आप हस्ताक्षर करिए कि कश्मीर हमारा है। 26 अक्टूबर 1947 को ही इन्होंने क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, और उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर के तहत जो है, चूंकि हिंदुस्तान किसका हो गया, हिंदुस्तान अब जो है पंडित नेहरू का हो गया, या भारत हमारा हो गया, आपका हो गया। ठीक है, और उसके तहत फिर पंडित नेहरू ने क्या किया, कार्रवाई किया, और कार्रवाई किया तो हम एलओसी से काफी अंदर चले गए थे। ये थोड़ी सी पंडित नेहरू की भूल है कि उन्होंने वापसी की। दूसरा, पाकिस्तान अगर आपके अंदर घुसा होता तो शायद ऐसा न करता। ठीक है, और दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये हुई कि पंडित नेहरू के और कश्मीर के बीच और भारत के बीच, सॉरी, पाकिस्तान और भारत के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में जनमत संग्रह की बात का मुद्दा उठाया पाकिस्तान ने कि भाई आप पाकिस्तान में जनमत संग्रह करा लीजिए, और जनमत संग्रह में जो पक्ष जीतेगा कश्मीर उसका होगा। पंडित नेहरू का कहना था कि जो आर्मी आपने कश्मीर के अंदर घुसाई है, पहले आर्मी को आप बाहर करिए, आर्मी को यहां से हटाइए, और फिर हम जनमत संग्रह के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ना तो कश्मीर के अंदर से आज तक आर्मी को हटाया जो पीओके वाला क्षेत्र है, और ना ही वहां पे जनमत संग्रह हुआ। विलय पत्र पर हरि सिंह के हस्ताक्षर के तहत हम कश्मीर को अपना मानते हैं, और अपना है भी, और आगे हम मानते भी रहेंगे, क्योंकि उस समय के जो प्रपोजल्स और जो प्रावधान थे, वो प्रावधान यही थे कि जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगा वह जो है क्या होगा, वह भारत का अंग माना जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो वह क्या होगा, वह भारत का अंग माना जाएगा। अब देखिए, अब एक और आपका यहाँ पे एक मसला, एक टॉपिक आपका यहाँ पे और बन सकता है जो है, और वो है आपका, उसको देखता हूँ, टाइम अभी है, कितना मिनट हो गया, 1 सेकंड। मैं केवल आपको जो है फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप जो है चीज़ों को कर पाओ। समय कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।
देखिए, जब आप आर्थिक सुधार की बात करेंगे, एक सेकंड, तो आर्थिक सुधार में आप किन किन चीजों को आप दिखाएंगे, और एक और मुद्दा जो आपसे, हालांकि वो पूछेगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा बता दूंगा, जैसे जनजातियों की समस्या, ठीक है। अगर देखिए समस्या की बात करोगे आप, तो प्रवासियों की समस्या भी थी आज़ादी के बाद, क्योंकि ये बड़े स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग गए। जनजातियों की समस्या थी कि जनजातियों का विलय कैसे किया जाए भारत में, ठीक है, क्योंकि जनजातियों ने हमेशा अपने को आपसे अलग माना, ठीक, और अपने को अलग मानने की वजह से जब ब्रिटिशर आए, चूंकि एंसेंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री में कभी भी जनजातियों के मामले में कोई हस्तक्षेप राजाओं ने नहीं किया था, ठीक है, किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो है वो राजाओं द्वारा नहीं किया गया। लेकिन जब यहाँ पर जब ब्रिटिश सरकार भारत में आई, तो ब्रिटिश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों को क्या किया, अपने में विलय किया, और जनजातीय क्षेत्रों ने जब अपने में विलय किया तो वहां पर एक सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो गई कि जनजातियां जो कभी स्वतंत्र हुआ करती थी, जब उनके क्षेत्र, उनके जंगल, उनके वन, उनके एग्रीकल्चर, उनका शहद, उनका शराब का उत्पादन, वो सब उनके हाथ से निकलने लगा, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आपसे पहले विद्रोह उन्होंने किया, जो जनजाति विद्रोह आप पढ़ते हैं। तो ऐसे में आज़ाद हिंदुस्तान के लिए, ठीक है, आज़ाद हिंदुस्तान के लिए जो है एक चुनौती इस बात को लेकर भी थी कि इन जनजातियों का सामान्य भारत के साथ, यानी आम लोगों के साथ कैसे विलय किया जाए, ठीक है। तो मैं उसी को पहले आपको बताना चाह रहा था, एक मिनट जो है, उसमें कौन कौन से आर्टिकल आपको पढ़ने हैं मुझे वो बता देना है बस। हाँ, देखिए, जनजातियों के लिए जो है देखिए, जब आप ये कहते हैं कि आज़ाद भारत, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि आज़ाद भारत की समस्या क्या थी, तो आज़ाद भारत की समस्या में बेटा कई समस्या थी। आज़ाद भारत की समस्या अगर आपसे पूछ ले तो कम से कम समस्या आप जरूर जानते रहिए कौन कौन सी समस्या थी, ठीक है। तो समस्या में सबसे पहला समस्या तो आप जो है एक मजबूत राष्ट्र निर्माण जो है, ये सबसे बड़ी समस्या थी। एक मजबूत राष्ट्र निर्माण कैसे किया जाए कि जिसका दोबारा फिर से विभाजन ना हो, ठीक है। दूसरी जो बड़ी समस्या थी वो था रियासतों का एकीकरण, कि देशी रियासतें जो हैं उनका कैसे विलय किया जाए, रियासतों का एकीकरण कैसे हो, ये एक बड़ी समस्या थी आज़ाद भारत की। तीसरी बड़ी समस्या थी पुनर्वास की समस्या, यानी जो आज़ाद भारत के बाद पाकिस्तान और भारत में जो है आवागमन हुआ था, ठीक है, उनको कैसे पुनर्वास दिया जाए, ठीक है, या पुनर्वासियों की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। ये वही समय है जब दिल्ली में कई नई कॉलोनियां जो है बसाई गई थी, ठीक है, दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनियां जो है नई बसी थी, पंजाब क्षेत्र में बसाई गई थी, पुनर्वास की समस्या भी था। चौथी समस्या थी वह है जनजातियों का एकीकरण, जनजातियों का एकीकरण, यानी जनजातियों को भारत के साथ या जनजातियों को जो है सामान्य जनमानस के साथ कैसे जोड़ा जाए। पांचवी समस्या थी वो है फूड की समस्या, फूड की समस्या यानी भोजन की समस्या, ये सबसे बड़ी क्राइसिस थी उस समय की, ठीक, भोजन की समस्या, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। चौथी समस्या थी वो थी आपके विदेश नीति का निर्धारण, कि विदेश नीति का निर्धारण कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, शीत युद्ध चल रहा था, और उस शीत युद्ध में आप साम्यवाद के साथ जाएं या पूंजीवाद के साथ जाएं, यानी USSR के साथ जाएं या आप जो है अमेरिका के साथ जाएं, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। एक के साथ जाते तो दूसरा नाराज हो जाता, तो अपनी कौन सी विदेश नीति हम फॉलो करें, वो उसका निर्धारण करना भी देश के लिए एक बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी, कि उसे कैसे हम जो है तय करें, स्वतंत्र भारत में हम किस विदेश नीति का अनुसरण करें, ठीक है। इसके बाद जो अगली जो बड़ी समस्या थी वो समस्या थी जो है आपके आर्थिक सुधार की।
आर्थिक सुधार कैसे लागू किए जाएं, आर्थिक सुधार की समस्या, ये भी एक बड़ी समस्या थी कि आर्थिक सुधार की समस्या थी कि कौन से रिफॉर्म लागू किए जाएं, क्योंकि हमारे पास जो है ना तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन था, ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही थी, फूड क्राइसिस की समस्या उत्पन्न हो रही थी। ये चुनौतियां थी उस समय देश के, ठीक है, बात समझ में आई। 8वीं समस्या थी जो है राष्ट्रीय भाषा का निर्धारण, राष्ट्रीय भाषा का निर्धारण, एक नेशनल लैंग्वेज का चुनाव करना, राष्ट्रीय भाषा का निर्धारण करना, ये भी एक चुनौती थी। 9वीं चुनौती थी जो है राज्यों के गठन का आधार क्या हो, राज्यों का गठन कैसे किया जाए, भाषा के आधार पे हो या संस्कृति के आधार पर हो, राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो इतनी समस्याओं को आप दिखा सकते हैं। आजाद हिंदुस्तान के समक्ष जो है ये क्या थी, समस्याएं थी, ये क्या थी, समस्याएं थी। आजाद हिंदुस्तान के समक्ष ये क्या थी, समस्याएं थी। अब इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताता चलता हूं, ठीक है। आज की क्लास में देखते हैं कितनी चीजें हो पाती हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें, देखिए पुनर्वास की समस्या, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये अगर समस्या पे क्वेश्चन आ गया तो इतनी समस्याओं को आपको दिखाना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से, आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आपने भी पढ़ रखा है कुछ न कुछ, ठीक है। अब जनजातियों की समस्या का समाधान पंडित नेहरू ने कैसे किया। देखिए, आपको पता है कि जो जनजाति समाज है, जनजाति जो समाज है, आपको ये पता है कि जनजातियां जो थी ये प्राचीन काल, मुगल काल में पूरी तरह से क्या रही, स्वतंत्र रही। जंगल इनका आवास क्षेत्र होता था, जंगल और पहाड़ इनके आवास क्षेत्र थे, जिन पे अपना परंपरागत अधिकार मानती थी, पुश्तैनी अधिकार मानती थी। जिन जंगल के लकड़ियों, जंगल के पत्तों का ये अपना व्यावसायिक उपयोग करती थी, वहां के जंगल में झूम की खेती करना इनकी एग्रीकल्चर पैटर्न हुआ करता था। जंगल में शहद का उत्पादन करना, चावल से शराब बनाना और मोम बनाना, ये इनके व्यवसाय हुआ करते थे। और सच्चाई ये है कि जो समाज का जो निचला वर्ग है, ठीक है, जैसे कुम्हार, जैसे लोहार, जैसे बढ़ई, जिनको जनजातियों से काम होता था और जनजातियों को इनसे काम होता था, तो जनजातियां अपनी चीजों को इन्हें सेल करती थी, ये अपनी चीजों को उन्हें सेल करते थे, समझ गए कि नहीं। तो भारत का जो सामान्य समाज था, उसका निचला तबका जनजाति समाज से जुड़ा हुआ था प्राचीन काल में, ठीक है। और जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने जो वन कानून लागू किए 64 में, 1864 में, उसके तहत जो है अब जंगल का व्यवसायिक उपयोग जनजातियां नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात, जनजातीय क्षेत्र भी उनके राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आ गए अंग्रेजों के। तो जब अंग्रेजों का रेवेन्यू सिस्टम उनके सेक्टर पर इंप्लीमेंट हो गया, तो अब जनजातियां जो जमीनों को, जंगलों को, जंगल की लकड़ियों और पत्तों को अपना पुश्तैनी अधिकार मानती थी, उन्हीं चीजों के उपयोग करने से जब वो वंचित हो गई और जब उनको अपनी ही झूम खेती पर उन्हें रेवेन्यू टैक्स देना पड़ गया और साहूकार और जमींदार जैसे लोग जब उनसे रेवेन्यू जबरदस्ती कलेक्शन करने लगे, तब जनजातियों को लगा कि नहीं, ये तो हमारे अधिकारों का न केवल हनन है बल्कि हमारी संपत्ति को छीना जा रहा है किसी बाहर के द्वारा। इसीलिए जमींदारों और साहूकारों को दीकू कहते थे, क्योंकि जब रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत जनजाति आ गए तो वो धीरे धीरे कर्जदार बनते गए और साहूकारों के चंगुल में वो पूरी तरह क्या हुए, फंस गए। तो ये तो रही चलो गुलाम भारत की समस्या, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन आजाद भारत के समय सबसे बड़ी समस्या जनजातियों को लेकर ये थी कि दो तरह के प्रपोजल्स आए। एक तो एसेसिलेशन प्रोग्राम आया, ठीक है, एक कंसोलिडेशन प्रोग्राम आया। कंसोलिडेशन प्रोग्राम का ये मतलब था कि कुछ लोगों ने सलाह दिया आजाद भारत के पंडित नेहरू को कि जनजातियों को अलग ही छोड़ दिया जाए, उनके जंगलों और पहाड़ों को उन्हें दे दिया जाए, ठीक है, और उनके मामले में कोई इंटरफियर न किया जाए। और दूसरा जो प्रपोजल था वो ये था कि जनजातियों का पूरी तरह क्या किया जाए, विलय कर लिया जाए। पंडित नेहरू के सामने दोनों को लेकर समस्या थी। अगर हम उनको पूरी तरह अलग छोड़ देते तो वो कभी भारत को समझ ही नहीं पाते कि भारत जैसा कोई देश है और जिसके वो निवासी हैं वो भी भारतीय है। ये कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी, ये विचारधारा उनके अंदर विकसित ही ना हो पाती। और दूसरी बड़ी समस्या इस बात को लेकर थी कि अगर हम पूरी तरह से उनको अजाइल कर लेते हैं, अगर हम पूरी तरह से उनको जो है अपने साथ ले लेते हैं, तो उनकी जो रीजनैलिटी है
उनकी जो क्षेत्रीयता है, उनकी जो अपनी पहचान है भाषा की, संस्कृति की, वो खत्म हो जाती, वो समाप्त हो जाती। और ऐसा करना किसी को गुलाम बनाने से कम नहीं है। अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हो तो ये एक तरह से उसे गुलाम बनाना ही है। सुमित बेटा जरा पानी देना ग्लास, एक मिनट। सुमित, ठीक है। तो वहां पे जो है क्या था कि भाई उन्हें गुलाम बनाना था, इसलिए कुछ नए प्रपोजल्स लाए गए। अब आइए जरा देखते हैं कि आप जनजाति कहते किसे हैं, जनजाति कौन है। तो जनजाति कौन है? जो नस्ली आधार पर क्या हो, एक हो, जो नस्लीय समानता रखते हो, यानी जेनोसाइड, नस्ली समानता हो उनमें। दूसरा एक सेकंड बच्चों, हैंग कर रहा है। दूसरा कि जो जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हो, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, जनजातीय कहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, जनजातीय कहा जाता है। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि पंडित नेहरू ने इनका समाधान कैसे किया। ठीक है, इनका समाधान कैसे किया। एक सेकंड बच्चों बस। हो गया। हाँ देखिए, तो जनजाति कौन है? जनजाति वो है जो नस्ली आधार पर समानता रखते हो, ठीक है, और सॉरी, इनका जो आवास हो, आवास जंगल एवं पहाड़ हो। आवास क्या होना चाहिए? जंगल एवं पहाड़ होना चाहिए। सांस्कृतिक विभिन्नता हो, सांस्कृतिक, इनकी जो सांस्कृतिक विशेषता है, इनकी संस्कृति भी इनकी क्या है, अलग पहचान है। ठीक है। दूसरा जो है आपका, एक आपका हो गया। अब प्रश्न ये है कि भाई इनको हम, ये जो इनकी जो भाषा है, लैंग्वेज, ठीक है, इस आधार पर आप किसी को जनजाति कह सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी अलग भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है, अलग आवास होता है, और इनकी अपनी एक अपना जो है एक नस्ल होती है। ठीक है, उस आधार पर आप इसे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आप इनका विलय करोगे कैसे। तो पंडित नेहरू ने कैसे किया? पंडित नेहरू ने इनकी भाषा संस्कृति को बनाए रखने की भी कोशिश की, और इनको एजुकेशन के आधार पर पूरी तरह से बदलने का प्रयास भी किया। कैसे? नंबर 1, पंडित नेहरू ने पहला प्लान ये इंप्लीमेंट किया, पंचायती सिस्टम। पंचायती सिस्टम के तहत उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल कम्युनिटी का एरिया है उसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जोड़ने की कोशिश न करें, उनके लोगों के द्वारा ही वहां पंचायत का गठन किया जाए, और उस पंचायत को पूरा जुडिशरी राइट दिया जाए, पूरी तरह से उनको जुडिशरी राइट दे दिया जाए, ताकि वो लोग अपने लोगों की बातें सुनेंगे। ठीक है, और उनको लगेगा कि नहीं, हमें कोई दूसरा गवर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जनजातियों का विकास कैसे किया जो है, ठीक है, क्षेत्रीय न्याय व्यवस्था लागू करके, क्षेत्रीय न्याय व्यवस्था जैसे पंचायत, और ये पंचायत उन्हीं के माध्यम से क्या होनी थी, बननी थी, उन्हीं के लोगों से बननी थी। ठीक है। दूसरा जो है यहां पर जो है, उन्होंने दूसरा जो सिस्टम यहां पे लागू किया, ठीक है, वो है आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके जो जनजाति समाज है, ठीक है, उसे रिफॉर्म करने के लिए संविधान में कुछ जो है आर्टिकल जोड़े गए, और सरकार ने उनके लिए कुछ अलग से क्या की, योजनाएं चलाई। ठीक है, तो आप यहां कहेंगे कि संविधान में अलग प्रावधान इनके लिए किया गया, संविधान में अलग
प्रावधान इनके लिए किया गया। और दूसरा सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं। और ये सरकारी योजनाएं इन्हीं के क्षेत्रों में क्या होनी थी, चलाई जानी थी, इन्हीं के क्षेत्रों में क्या होनी थी, लागू होनी थी। ठीक है, जिससे इनको जो है अलगाववाद जो है वो क्या होता, फील ना होता। ठीक है, जब वो योजनाएं इन्हीं के क्षेत्रों में लागू की जाएंगी तो इससे जो है इनको क्या होगा, अलगाववाद फील नहीं होगा। उससे इन्हें अलगाववाद फील नहीं होगा। संविधान में जो है कौन कौन से आर्टिकल जो है वो जनजातियों के लिए अलग रखे गए, जैसे आर्टिकल 366, देखिए आर्टिकल 366, 366, 342, ठीक है। इसके बाद जो है आर्टिकल 330, 332, ठीक है। ये जो है इनके पॉलिटिकल राइट से जुड़ा हुआ है, ये इनको जो है राजनीतिक अधिकार देता है। ये सारे अनुच्छेद जो है इनको राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं जनजातियों को। ठीक है, कि भाई अपने लोगों के बीच से ही अपना नेता चुनिए। इसके बाद आर्टिकल 15, 16, 46 और 335 ये इनके शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। शिक्षा और आर्थिक अधिकार, इनको शिक्षा एवं आर्थिक अधिकार इसके तहत दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 5वां और 6ठा शेड्यूल जो है, 5th एंड 6th शेड्यूल जो है, ये जनजातियों के लिए क्या किया गया है, इसमें प्रशासन में इनको भागीदारी दी गई। प्रशासन में भागीदारी, इसके तहत इनको प्रशासन में क्या की गई, भागीदारी दी गई, भागीदारी, प्रशासन में भागीदारी। इसके बाद आरक्षण, आरक्षण के तहत भी इनको प्रशासन में भागीदारी मिली। आज की डेट में बहुत सारे जनजातियां जो है बहुत रिच हो चुकी हैं इन्हीं के तहत। फिर इसके तहत आप देखिए आर्टिकल 29 जो इनकी भाषा और संस्कृति को क्या करती है, रिजर्व करने या सुरक्षित करने की बात करती है। और इनके लिए जो है एक अलग से एजेंसी बनाई गई है आर्टिकल 338 में ए में। ठीक है, एजेंसी ऑफ मॉनिटरी, यानी इनके सर्वेक्षण करने के लिए, इनके विकास का सर्वेक्षण समय समय पर किया जाता है। विकास सर्वेक्षण के लिए एजेंसी बनाई गई है, विकास सर्वेक्षण की एजेंसी। ठीक है, तो अब हम जब इनको सामान्य शिक्षा देंगे और इनके क्षेत्र में दी जाएगी तो धीरे धीरे लोग अवेयर होंगे, धीरे धीरे लोग जानेंगे। रिजर्वेशन के माध्यम से इनको ऊपर लाया जाएगा। ठीक है, इनकी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित करने का मौका इनको दिया जाएगा, प्रशासन में इनको शामिल किया जाए। जब आप देश के नेतृत्व में शामिल होंगे तो खुद आपको महसूस होगा कि नहीं, हम इसी देश के हैं और हम संचालक हैं, हम गुलाम नहीं हैं। ठीक है, तो ये तरीका पंडित नेहरू ने अपनाया। इसके अतिरिक्त जो है पंडित नेहरू ने एक तरीका ये भी अपनाया कि इनके लिए कुछ लीगल प्रोविजन भी किए गए। ठीक है, जैसे योजनाओं के स्तर पर जो है, योजना के स्तर पर जो है, जैसे वन धन योजना, इनके वनों पर इनको अधिकार दिया गया और एक योजना चलाई गई वन धन योजना, इससे इनके वनों पर इनको अधिकार दे दिया गया। ठीक है, दूसरा जो है यहां पर एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाया गया, रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल ये बनाया गया। ठीक है, तीसरा आपका है मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग। इसके बाद जो है इनके लिए जो है एक प्लान लाया गया MEP। ठीक है, मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग माइनर, मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग मैनर, यानी इनके जो उत्पाद थे उनको बाजार से जोड़ा गया ताकि उसका आर्थिक लाभ इनको मिलने लगे।
ठीक है, इनके जो प्रोडक्ट हैं उसको मार्केट से जब हम जोड़ेंगे तो उनको आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक संपन्नता जब आएगी तो सामाजिक संपन्नता धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर ये प्रपोजल भी इन्होंने लाया। ठीक है, फिर इनके प्रोडक्ट को एमएसपी भी दिया गया। ठीक है, ये भी है। ठीक, और दूसरा इनके लिए कुछ कानून लाए गए थे। ठीक है, एक है आपका PESA, ठीक, और दूसरा है आपका फेरा। ठीक है, जिसके तहत इनको प्रोटेक्शन दिया गया। तो ये प्रपोजल्स आपको दिखाने होंगे। आर्टिकल जो मैंने आपको लिखे हैं उसको अपने बेयर एक्ट होगा, बेयर एक्ट से आप उस आर्टिकल को एक एक लाइन देख लेना कि उनमें क्या क्या चीजें हैं। आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आर्टिकल अगर मेंशन आप कर दोगे तब भी पर्याप्त है। ठीक है, आर्टिकल अगर आप मेंशन कर देते हैं तब भी आप पर्याप्त माना जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक, तो ये जनजातियों को आप इस तरह से यहां पे दिखा सकते हैं। इसके साथ जो है ठीक है, और आर्थिक सुधार में देखो आप क्या क्या दिखाएंगे। आर्थिक सुधार में मैं आपको फ्रेम कर देता हूं। ठीक है, कि अगर भारत सरकार से आर्थिक सुधार पूछा जाए कि आजाद भारत के बाद आर्थिक सुधार कौन कौन से किए गए, ठीक है, तो आर्थिक सुधार में आप क्या क्या बताएंगे। नंबर 1, पहले आप बताएंगे योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन जो 1950 में किया गया था। ठीक है, और योजना आयोग और नीति आयोग में एक अंतर भी है। योजना आयोग आपके संसाधनों का सर्वे करके फिर प्लान बनाता था और नीति आयोग समस्याओं का सर्वे करके फिर प्लान बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है आप यहां बताएंगे पंचवर्षीय योजना, जो इन्होंने लिया था कहां से, यूएसएसआर से। तो पंचवर्षीय योजना में आप बताएंगे कि भाई पहली पंचवर्षीय योजना जो होमर डामर मॉडल पर आधारित है, महालनोबिस मॉडल पर, वो आपकी पूरी तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड थी। यानी पहले पंचवर्षीय योजना में भारत देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो किसान और फूड की थी। उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को टारगेट रखा और टारगेट से मैक्सिमम अचीव किया। दूसरे में उन्होंने बेरोजगार की समस्या को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है क्या रखा, टारगेट में रखा। और आप देखेंगे भाखड़ा नंगलबाद और इसी समय भिलाई है, बर्नपुर है, जैसे स्टील प्लांट क्या किए गए, बनाए गए। ठीक, उनको आप दिखाएंगे पंचवर्षीय योजना में। कम से कम फर्स्ट, सेकंड, 2 तो आपको दिखाना है। तीसरी चीज आप दिखाएंगे भूमि सुधार। भूमि सुधार आप दिखाएंगे। भूमि सुधार में 3 चीजें कम से कम। एक, जमींदारी उन्मूलन कानून 1948 का जमींदारी उन्मूलन आप दिखाएंगे। दूसरा आप दिखाएंगे भूमि हदबंदी। भूमि हदबंदी। तीसरा आप दिखाएंगे चकबंदी, भूमि चकबंदी। चकबंदी, चकबंदी योजना, ये 3 आप यहां दिखाएंगे। और इसी के माध्यम से आप नक्सलवाद को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी। ठीक है, फिर आप दिखाएंगे यहां पर जो है, इसके बाद दिखाएंगे क्या, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। हरित क्रांति को मैं समय पाऊंगा तो पढ़ा दूंगा। हरित क्रांति में 2 चीजें, इसका प्रभाव। ठीक है, प्रभाव दिखाइएगा। प्रभाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि इसके सकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं, नकारात्मक प्रभाव भी हुआ है। ठीक है, तो प्रभाव और विस्तार। ठीक है, समझ गए नहीं भाई? सीधी सी बात है, हरित क्रांति ने आपको उत्पादन तो दे दिया, ठीक है, आपके भोजन, आपके भूख को मिटा दिया, इतना दे दिया कि आप आज निर्यात करने की कंडीशन में हो, अपने पड़ोसी देशों को आप खिला सकते हो। लेकिन इसने समस्याएं भी तो पैदा किया, जैसे किसान के बीच असमानता हो गई। केवल हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान फायदेमंद हुआ। फसलों के आधार पर केवल गेहूं और चावल को फायदा हुआ, अन्य फसलों को फायदा नहीं हुआ। तीसरी चीज आप देखें तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो है, जब आपने कहीं न कहीं आपने नाइट्रोजन खादों और जब पेस्टिसाइड का यूज किया तो उसका परिणाम है कि आज हवा भी पोल्यूटेड है, पानी भी पोल्यूटेड है, जानवर का दूध भी पोल्यूटेड है, फसल भी पोल्यूटेड है और उनकी वजह से बहुत सारी क्या है, बीमारियां फैल रही हैं।
ठीक है, उन बीमारियों से आपकी जीवनचर्या जो है या आपका जो औसत जीवन आयु है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। ठीक है, यानी जब आप भूखे थे 100 साल जीते थे, आज भोजन पेट से अधिक है फिर भी आप उम्र आपकी आधी हो गई है। तो ये बड़ी समस्याएं भी हैं। मिट्टी की प्रोडक्टिविटी घट गई है, मिट्टी में बहुत सारी नवीन बीमारियां आ गई हैं, आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, नवीन बीमारियों का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो बाजारीकरण जो है कहीं न कहीं उपभोक्तावादी संस्कृति को विस्तार दे रहा है। तो ये एक तरह की समस्याएं हैं और इन्हीं समस्या के समाधान के लिए हरित क्रांति में 2.0 लाया जा रहा है, जिसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा। ठीक है, जिससे विषमता को खत्म किया जाए, जिसमें सभी फसलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें ऑर्गेनिक खेती की बात की जाएगी, जिसमें ग्रीन खाद का उपयोग किया जाएगा, उसके बारे में भी आप बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक जो है, कल एक सेशन इस पे फिर और लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, ज्यादा अलग से कुछ पढ़िए मत इस समय। एकदम मैं अपनी तरफ से जो मेरा अनुभव बता रहा हूँ, कुछ भी नया करने की कोशिश मत करो, जो किया है उसी को बार बार करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।